फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोलते हैं अपने ब्लड सैंपल्स दे दो और डीएनए टेस्ट करा लो. सो आई वाज लाइक, हाउ विल दैट वर्क, राइट? सो यू टेल अस व्हाट इज डीएनए एस्ट्रोलॉजी. जैसे कि मैंने सुना था कि एस्ट्रोलॉजी में कि बिकॉज वो प्लैनेट वहां पर है, मेरा उसका क्वेश्चन मच डीपर था कि ये प्लैनेट यहाँ पे क्यों मिला है मुझे. बुजुर्गों ने जो चल बसे, उन्होंने कुछ किया, उनके कर्म और इम्पैक्ट हम पे आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत एक कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है. आजकल के लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, हमारी जनरेशन है ना, उनको लगता है कि अगर हम फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो थोड़ी ना हम गाय को चारा खिला पाएंगे. घेर वाली रेमेडी बता रहे हो, गाय को चारा खिलाने वाली, ये भी एक रीजन था कि व्हाई इट वर्क्स. देयर इज आल्सो अ ह्यूज साइंस बिहाइंड इट. बहुत बड़ी मिथ है. बस्ट कर दूं? हाँ, कर दो. जो मैं डेफिनेटली बस्ट करना चाहती हूँ कि वी आर ओनली वन राशि, कि हम एक ज़ोडिएक साइन है, कोई एक एक्वेरियस है, कोई एक पाइसिस है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ग्रह हमें परेशान नहीं करते हैं. ग्रह जो कर रहे हैं, मतलब जो वो वहाँ पर हैं वो हैं. हम एक रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? एंड इस रैपिड फायर में मैं आपके सारे 8 प्लैनेट्स के एक एक करके नाम लूंगी. आप वो सिम्टम बताइएगा एंड उसके साथ एक क्विक रेमेडी, ठीक है, जो इमीडिएट थोड़ा सा हेल्प कर देंगी हमारे व्यूअर्स को. सो आर यू रेडी फॉर दैट? 100%. Hello and welcome to yet another episode of my podcast Beautifully Candid with Gurpreet #keeping it real. दोस्तों, आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सब तो बहुत सुना है ना? मैंने भी अपना पॉडकास्ट किया है. बट क्या आपने सुना है डीएनए एस्ट्रोलॉजी? Rings an alarm? मेडिकल साइंस है? नॉट रियली. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी. पर जब मैं इंटरनेट पे इस बारे में पढ़ना चाह रही थी तो मुझे कुछ नहीं मिला. एंड देन आई केम अक्रॉस समबडी हु इज़ प्रॉबली नॉर्थ इंडिया में द ओनली वन एक्सपर्ट ऑफ डीएनए एस्ट्रोलॉजी. एंड आई रियली वांटेड टू ब्रिंग हर ऑन माय पॉडकास्ट एंड आई थॉट व्हाई नॉट. सो हियर वी आर वेलकमिंग Neha Goyal ji on our show, and I'm very excited to talk about this topic. Welcome to the show, ma'am. Thank you, Gurpreet. Thank you so much for inviting me. And the first thing that you said, that internet पे कुछ नहीं मिला, which is one of the reasons why even I'm very excited to speak about it. Yes, absolutely. मतलब जैसे ही मैंने DNA एस्ट्रोलॉजी गूगल किया ना, तो सबसे पहली चीज़ आई that there is astrology, और फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोलते हैं अपने ब्लड सैंपल्स दे दो और DNA टेस्ट करा लो. So I was like, how will that work, right? So you tell us, what is DNA astrology? Actually, यही होता आ रहा है ना कि whenever anybody speaks about DNA, even I get a lot of calls, messages saying that, so what are we supposed to do? Am I supposed to send you a swab, or am I supposed to send you, my blood samples? But that's not how it works. I understand where that is coming from, that traditionally we know the only way to extract DNA is through one of our samples. Yeah. एस्ट्रोलॉजी में का जो डीएनए है, दैट इज व्हाट वी लुक एट, आई लुक एट एज अ डीएनए एस्ट्रोलॉजी, एंड दैट इज बेसिकली नक्षत्रास. Okay. And one of the basic reason why I wanted to do this was because I don't like the idea कि लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, कि आपके पास कुछ कुछ आपको दिया हुआ है एंड उसके हिसाब से आपकी लाइफ में डॉट टू डॉट यही हो सकता है. Right. एक्चुअली द रीज़न जो मैं डीएनए एस्ट्रोलॉजी में आई वो भी ये है कि आई एम समबडी जिसको जानना था कि लाइफ इस तरीके से क्यों होती है. अगर कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है लाइफ में, एंड जैसे कि मैंने सुना था कि एस्ट्रोलॉजी में कि बिकॉज वो प्लैनेट वहाँ पर है, मेरा उसका क्वेश्चन मच डीपर था कि ये प्लैनेट यहाँ पे क्यों मिला है मुझे. तो जिसकी वजह से ढूंढते ढूंढते मुझे डीएनए एस्ट्रोलॉजी का पता चला, एंड आज की डेट में मैं डीएनए एस्ट्रोलॉजी की नॉर्थ इंडिया में एक्सपर्ट बनी. वाओ. तो आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कि डीएनए एस्ट्रोलॉजी क्या है. सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से में भी ये देखा जाता है, बट द डीएनए जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का डीएनए है, दोज आर द स्टार्स, द नक्षत्रास. नक्षत्रास कहते हैं इनको हिंदी में. तो अगर आप जहाँ पे भी बैठे हैं ऊपर उठ के स्काई को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगा इज द बिग स्काई, जहाँ पे रात में आपको स्टार्स दिखेंगे. अब उन स्टार्स की छत्र छाया में ही सारे प्लैनेट, सारे ग्रहास होते हैं. Okay. चाहे वो वही वाला प्लैनेट हो जिससे हम सब डरते हैं, जो कि है शनिदेव, या फिर जो राहु होते हैं जो कि इल्यूजनरी प्लैनेट हो, कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी ग्रह हो, वो उन्हीं के छत्र छाया में होता है. हम भी अपने डीएनए की छत्र छाया में हैं. तो डीएनए एस्ट्रोलॉजी ने इन दोनों को कनेक्ट किया. अच्छा. और स्टार्स के थ्रू, जिन नक्षत्रास के थ्रू
जो हमारे वैदिक चार्ट में मिले हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे लीनिएज रिलेटेड एंड देयरफॉर हमारे डीएनए रिलेटेड हमारे क्या कर्म चलते आ रहे हैं, अच्छा, जो कि अब इतने शायद कॉमन बन गए हैं कि हमें लगता है हाँ ऐसा ही तो होता है। अच्छा, सो आप कह रहे हो कि लीनिएज, व्हेन यू से लीनिएज, इट एक्चुअली इन लेमैन्स टर्म मीन्स जो आपके दादा परदादा के ज़माने से, यू नो, इट्स लाइक कहाँ से आप किस फैमिली या किस ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो, सिमिलरली आप किस स्टार लाइन से बिलोंग करते हो, इज समथिंग दैट यू आर सेइंग। परफेक्ट, Yeah? बैंग ऑन। Okay. यही तरीका होता है और वो हमारे को डेफिनेटली इफेक्ट करता है। आज की डेट में आई मस्ट हैव डन अप्रॉक्सीमेटली 5000 प्लस लोगों की मैंने रीडिंग कर दी है और ऑलमोस्ट सब ने रेजोनेट किया है। अच्छा, तो बेसिकली जैसे एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ग्रह पढ़ते हैं, उसमें भी आई थिंक राहु केतु का काफ़ी रोल है। सिमिलरली डीएनए एस्ट्रोलॉजी में भी है, लेकिन उससे एक लेयर और ऊपर चले जाते हैं और स्टार्स भी पढ़ते हैं, कॉन्स्टलेशंस बेसिकली इज़ व्हाट यू सेड, हम लोग वो भी पढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप मुझे बताओ कि ये ना मुझे भी बड़ा अटपटा सा लगता है कि यार हमारे बुजुर्गों ने जो चल बसे, उन्होंने कुछ किया, उनके कर्म और इम्पैक्ट हम पे आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत एक कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है बिकॉज मैं ट्रॉमा इन्फॉर्म कोचिंग भी करती हूँ। कमिंग बैक टू डीएनए एस्ट्रोलॉजी, तो हम कहाँ से आए हैं? हमारे मम्मी पापा से, राइट? हमारे मम्मी पापा कहाँ से आए हैं? वो उनके मम्मी पापा से, और उनके मम्मी पापा उनके मम्मी पापा से। सो अगर कोई भी एक ऐसा डिसीजन किसी एक हमारे एंसेस्टर ने या पूर्वज ने लिया हो विच वॉज नॉट सपोर्टिंग आवर लाइफ टुडे, तो हम यहाँ पे शायद होते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पूर्वज ने चॉइस की कि भाई मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी, मैंने तोड़नी है, उन्होंने तोड़ दी, तो द पेरेंट्स एज वी नो इट वो शायद होते ही नहीं और हम शायद पैदा होते ही नहीं। सो क्या होता है ना कि ये बहुत ही कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है कि कुछ अच्छा जो आता है, जैसे अगर हमारे को एयरलूम ज्वेलरी मिल रही है या फिर हमारे को प्रॉपर्टी मिल रही है, तो हम बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे, येस वी बिलोंग टू दैट फैमिली। बट अगर कुछ नेगेटिव मिल रहा है, कोई बीमारी मिल रही है, कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो हम नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, तब हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि भाई ऐसा क्या, मतलब ये तो उन्होंने किया तो हम उसका क्यों भुगतें? बट ऐसा नहीं होता, हमारे को दोनों ही चीज़ें उनसे मिलती हैं, अच्छी भी बुरी भी। अच्छों को हम इंजॉय करते हैं, इंजॉयमेंट कोई क्वेश्चन नहीं करता। बुरों को हम ऑब्वियसली सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से ये सवाल खड़े होते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग। मैंने भी सबसे पहले अपने गुरु से यही सवाल किया था। राइट। सो नेहा, आप मेरे को एक और बात बताओ, जैसे अब मुझे समझ में आ रहा है इट्स रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, राइट? बट ये जो पितृदोष होता है, is that something which is also for real and Vedic astrology versus DNA astrology में भी वो similarity, ये पितृदोष जैसा टर्म यूज होता है? पितृदोष होता है। और वो क्या होता है? वो होता है कि जब वो की जो लीनिएज से रिलेटेड, जो पितरों से हमारे को कुछ ऐसा मिलता है विच फील्स लाइक अ दोष, जिसके वजह से हम सफ़र करते हैं। सो वो पितृदोष होता है। एंड एक्चुअली डीएनए एस्ट्रोलॉजी इज नॉट वर्सेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी। डीएनए एस्ट्रोलॉजी एक डेरिवेटिव है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही निकला है। तो इट्स नॉट लाइक वन इज गुड एंड वन इज नॉट गुड। डिफरेंस इसमें ये है, जो कि मेरे हिसाब से जो मेरी लाइफ की जर्नी है, जो मैं लोगों के हाउ आई वांटेड टू सर्व पीपल, उसमें फिट हो रही थी कि मेरे को बस ये नहीं जानना कि इसके एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट से मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है लाइफ में। मुझे ये जानना था, हाँ ये तो जानना ही था कि प्रॉब्लम क्या होनी है और उसके बारे में मैं क्या करूं, बट मुझे ये भी जानना था कि ये मुझे यहाँ ही पे क्यों प्लेसमेंट मिली है। अच्छा, तो मतलब तो नेहा आप ये कह रहे हो कि डीएनए एस्ट्रोलॉजी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि राहु 7वें घर में क्यों आया? क्या हम उसे मूव भी कर सकते हैं कुछ रेमेडी से कि हमें जी 8वें में चाहिए तो अब 8वें में ले आओ? सो फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम पता लगा सकते हैं ये क्यों आया? यस, उसका जवाब है सीधा सीधा हाँ। क्या हम उसको मूव कर सकते हैं? देखिए, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे वी हैव टेकन बर्थ, सो वो टाइम तो अब शिफ्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से जिस टाइम पे आप जन्म किए हैं और उस वक्त कहाँ थे राहु, वो तो वहीं रहेंगे। बट हमारी एस्ट्रोलॉजी में परिहारण होते हैं, विच मीन्स रेमेडीज। एंड रेमेडीज के हिसाब से, अगर इनफैक्ट दिस इज प्योर साइंस, साइंस में भी अगर आप आज जाके देखेंगे, वो कहते हैं कि फॉरगेट अबाउट प्लैनेट्स, इवन सन कीप्स मूविंग, उसका एक ऑर्बिट बनता रहता है एंड इट इज ऑलवेज मूविंग अहेड। दैट इज हाउ लाइफ इज ऑलवेज मूविंग अहेड। तो
जिसकी वजह से मुझे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हमारे जो गोचर्स होते हैं, गोचर मीन्स दैट द मूवमेंट ऑफ दीज प्लैनेट्स, जब आप उसको चार्ट करोगे तब आपको दिखेगा कि हाँ, अगर आपके कर्म उस चीज से रिलेटेड आपने किए हैं, कॉम्पनसेटरी विच मीन्स परिहार के हिसाब से, रेमेडीज के हिसाब से, तो वो नॉट कि राहु वहां से उठ के वहां पे आ गए, बट आपका बिहेवियर उस जो बन रहा था वो शिफ्ट हुआ है। देयरफॉर आपकी जो लाइफ की चॉइसेस हैं वो शिफ्ट हुई हैं, एंड देयरफॉर जो आउटकम्स हैं आपकी लाइफ के वो शिफ्ट हुए हैं। ओके, अंडरस्टूड। और एक और बात बताओ, जैसे अगेन एंड आई एम सॉरी मैं बार बार कंपैरिजन कर रही हूँ, आपने बोला कि कंपैरिजन नहीं है बिकॉज वो उसी का डेरिवेटिव है, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नवग्रह होते हैं, डीएनए एस्ट्रोलॉजी में भी 9 होते हैं? हाँ, डीएनए एस्ट्रोलॉजी में भी 9 ग्रह होते हैं। हम जो कर्म देखते हैं वो 8 का देखते हैं। अच्छा। बिकॉज जो हमारे जिस ग्रह का नहीं देखते वो है केतु। अच्छा। एंड केतु एनीवेज, चाहे आप वैदिक उठाएं चाहे डीएनए उठाएं, दैट इज शोइंग हमारे पिछली लाइफ या पास कर्म, तो उसको हम नहीं देखते हैं। अच्छा, तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी केतु को इग्नोर कर देते हो बेसिकली? इग्नोर नहीं, हम उसको इनफैक्ट और भी बड़े पेडेस्टल पे रख देते हैं कि आपकी तरफ तो क्या ही देखे। यू कैन कंसिडर इट कि इट्स द लॉर्ड ऑफ डीएनए एस्ट्रोलॉजी। ओह अच्छा, दैट वेज। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब आप मुझे बताओ कि जैसे आपके पास मैं आई कि नेहा जी मेरी डीएनए एस्ट्रोलॉजी कर दो, और आपने मुझे बता दिया कि ये आपके कार्मिक रजिस्ट्रीज की वजह से ये चलता आ रहा है, तो आप मुझे उसके हिसाब से रेमेडीज़ दोगे। एंड क्या वो रेमेडीज सिमिलर होती हैं, जैसे जी गाय को चारा खिला दिया जैसे हमारे पंडित बताते हैं, या फिर थोड़ी हटके होती हैं कि थोड़ा और ह्यूमन ग्राउंड्स पे आ जाते हैं? आजकल के लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, हमारी जनरेशन है ना, उनको लगता है कि अगर हम फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो थोड़ा ना हम गाय को चारा खिला पाएंगे, तो आप मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मैं खुद को करूं। तो है कुछ डिफरेंस या मिक्सचर है? अच्छा। गुरप्रीत, इसमें मिक्सचर है, और मिक्सचर इसलिए क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इवन जो हमारे ये जो आप जैसे ये वाली रेमेडी बता रहे हो, गाय को चारा खिलाने वाली, ये भी एक रीज़न था कि व्हाई इट वर्क्स। देयर इज आल्सो अ ह्यूज साइंस बिहाइंड इट, प्रोबेबली फॉर अनदर पॉडकास्ट, राइट? बट कमिंग बैक टू कि क्या ये डिफरेंट है, यस, इसमें देश काल पात्र एक पॉसिबिलिटी होती है। इनफैक्ट वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी होती है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, एंड जिसके हिसाब से हम रेमेडीज बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग विद समबडी हु इज नॉट ऑफ आवर रिलीजन, सो अगर मैं शायद अपने हिंदू रिलीजन में किसी को बोलूँगी हनुमान जी की पूजा, और अगर मैं किसी लेट्स से नॉन हिंदू से बात कर रही हूँ तो मैं उनसे पूछूंगी कि इस एनर्जी, ये मेरी एनर्जी है, तो इस मतलब ये एनर्जी को आपने इसकी पूजा करनी है, तो आपके पर्टिकुलर रिलीजन में, बिकॉज यू नो बेटर, क्या होगा। समटाइम्स पीपल ऑल्सो से कि भाई आई एम नॉट रिलीजियस, फिर हम उस हिसाब से रेमेडी देते हैं। ओके ओके, बट वेरी इंटरेस्टिंगली मुझे एक्चुअली जानना है, नेक्स्ट पॉडकास्ट में तो मैं और डिटेल पूछ लूँगी, बट गाय को चारा खिलाने का साइंटिफिक रीज़न बताओ अब आप मुझे। सो देखिए, गाय जो है ना, वो अगर हम पहले ज़माने में जाएं, जब से ये रेमेडीज जो है चलती आ रही है, तो गाय को माता मानते थे, राइट? और क्यों मानते थे? बिकॉज उनसे दूध निकलता था, और वो दूध पूरे परिवार को नरिश करता था, राइट? एंड वो जो दूध था, अगर वो पूरे परिवार को नरिश कर रहा है तो ऑब्वियसली कहाँ से आ रहा है वो दूध? अगर हम जो खाते हैं उसी से हमारा आउटपुट निकलता है। सिमिलरली गाय को अगर आप अच्छे से चारा खिलाएंगे तो वो जिस टाइप की नरिशमेंट आपको दे रही है दूध के थ्रू, उसकी क्वालिटी ही अलग होगी, राइट? एंड इस हिसाब से वो दूध हम पी रहे हैं और वो दूध हम बांट रहे हैं, तो उसके कर्म ही अलग होंगे, राइट? ओके, सो बेसिकली वो हेल्थ के लिए कुछ अच्छा कर देगा इनडायरेक्टली, सबके लिए। वो पूरे ना ही परिवार का, बल्कि पूरे, पुराने जमाने में तो विलेजेस वगैरह ऐसे होते थे, दे यूज्ड टू बी स्मॉल ड्वेलिंग्स, सो पूरी उस ड्वेलिंग का ही भलाई करेंगे। ओके, तो इट्स मोर लाइक अ सेवा, इट्स मोर लाइक अ कर्म को करना कि मेरे थ्रू, मेरे कर्म के थ्रू पूरे समाज का भला हो रहा है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक वेरी हेल्पफुल, राइट? क्योंकि अभी तक मैं बहुत कंफ्यूज होती थी यार, किसी को चारा खिलाने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, बट इंटरेस्टिंग। इसके अलावा आप मुझे बताओ नेहा कि कब या कौन कौन डीएनए एस्ट्रोलॉजी करा सकता है या उसको करानी चाहिए?
मेरे हिसाब से तो हर किसी को डीएनए एस्ट्रोलॉजी करानी चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आज की डेट में ऐसा भी कोई है जिसको प्रॉब्लम नहीं आती है, जिसको कंसर्न नहीं आ रहा है। स्पेशली अगर आपको एक ऐसा कोई कंसर्न आ रहा है जो आप समझ रहे हो कि यार मैं कर तो सब कुछ रहा हूँ या रही हूँ, फिर भी मेरे को बार बार प्रॉब्लम होती रहती है, फिर भी ये कंसर्न आ रहा है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। स्पेशली अगर आप वो इंसान हो तो आपको ज़रूर डीएनए एस्ट्रोलॉजी करानी चाहिए, बिकॉज मे बी प्रॉब्लम आपकी नहीं है, वो पीछे से कहीं से आ रही है। व्हाई नॉट डिकोड इट एंड लाइक डू समथिंग अबाउट इट। राइट। द प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम पे रुको मत। अच्छा। जिन लोगों को प्रॉब्लम पे रुकना नहीं है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, उन लोगों को 100% डीएनए एस्ट्रोलॉजी करानी चाहिए। सो नेहा, अंडरस्टूड, राइट। डीएनए एस्ट्रोलॉजी आप ये बताते हो कि कार्मिक रजिस्ट्री है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। किसी की लाइफ में वीनस की कार्मिक रजिस्ट्री क्यों होगी? सो वीनस के लिए तो बहुत लोग तड़पते हैं, बिकॉज आजकल रिलेशनशिप्स देख लीजिए सारी कहाँ जा रही हैं। हाँ। तो वीनस की कार्मिक रजिस्ट्री इसीलिए हो सकती है क्योंकि एंड बिकॉज हम लीनिएज रिलेटेड कर रहे हैं, सो वी आर स्पीकिंग अबाउट लीनिएज, कि किसी ने हमारी एंसेस्ट्री में विमेन को बहुत तड़पाया है, बहुत तरसाया है, उनसे जो एक यूजुअल, उनसे जो उनको सिर्फ प्लेजर के लिए यूज़ किया है। ओके। राइट। तो जिसकी वजह से आज की डेट में एज अ उनके असेंडेंट आपको और उनके सक्सेसर आपको वो वीनस कार्मिक रजिस्ट्री मिल रही है। सो वीनस लुक्स टुवर्ड्स प्लेजर ऑफ लाइफ, इट लुक्स टुवर्ड्स जॉय ऑफ लाइफ। अगर आप पुराने ज़माने में देखेंगे तो वॉर्स वगैरह बहुत होती थी, तो ये जो सारे ऑलमोस्ट सारे मैन यूज टू बी सोल्जर्स या किसी ना किसी तरीके से वो वॉर्स में होते ही, वॉर में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होते थे। राइट। सो जब ये लोग आते थे या जब ये लोग कोई किसी सिटी को, कंट्री को इन्वेट करते थे, वी ऑल नो दैट हाउ दे यूज टू ट्रीट विमेन, राइट। एंड उसका जो सम टोटल है वो आज की डेट में a lot we are seeing Venus karmic registry, because women जो हैं वो पीछे बहुत पीड़ित की गई हैं just for pleasure. So जैसे एंड वीनस में अगर आप देखोगे, मैंने बहुत क्लाइंट्स में ये भी देखा है कि उनके जो कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट, उनकी 2-3 बार शादियां हुई हुई हैं, और क्यों हुई है दूसरी तीसरी शादी की पहली या दूसरी के बच्चे नहीं हो रहे थे। So a marriage which is happening only for kids, right, which is not happening because we want companionship in life. That's also sometimes looked at as exploitation of women for their womb. So that this is another reason why I have seen Venus karmic registry in generation today. Okay. इलनेसेस कौन से कार्मिक रजिस्ट्री आती है? इलनेस एक्चुअली हर किसी से हो सकती है। अच्छा। अलग अलग टाइप की इलनेस होगी। अच्छा। जैसे अगर सन से रिलेटेड इलनेस होगी तो आंखों की ड्राइनेस हो सकती है। अच्छा। दूर का दिखेगा नहीं, बिकॉज सन इज ऑल अबाउट प्रकाश, इट्स ऑल अबाउट लाइट। मार्स की कार्मिक रजिस्ट्री होगी तो वो बोन से हो सकती है, बिकॉज बोन इज समथिंग विच सपोर्ट्स अस, राइट, एंड ऑल्सो हार्मोनल। मर्क्यूरी की होगी तो नर्व्स रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकते हैं, ब्रेन फॉगीनेस हो सकती है। फिर उसके बाद अगर सैटर्न से रिलेटेड होगी तो वात के इश्यूज हो सकते हैं, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकता है, एंड जुपिटर रिलेटेड इश्यूज लिवर के होते हैं। सो जब हमारे बॉडी में जो बाइल होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, सेरेब्रल पॉल्सी होती है, दैट लुक्स टुवर्ड्स जुपिटर कार्मिक रजिस्ट्री। जीवा, जब कोरोना हुआ था तो a lot of people experience lack of oxygen. That looks towards Jupiter. Okay. Wow, that's also very interesting. So ये हो गई हिस्ट्री, इलनेसेस। हमारी माइथोलॉजी में भी बड़े आई वुड से अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं या पूछते भी हैं, या फिर महाभारत, उनमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल ही टर्न हो गई। वो पैदा किसी घर में हुए लेकिन पहुंच गए कहीं और ही। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है कि लोग रिलेट भी कर पाएँ, लेकिन that character did not get the due credits of the family lineage, और कुछ उल्टा ही हो गया उनके साथ। ऐसा कुछ एग्जाम्पल है आपके पास? सो करण इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल फ्रॉम महाभारत ऑफ एग्जैक्टली दिस, एंड ये मैं ऑफन किसी को जब सन कार्मिक रजिस्ट्री समझा रही होती हूँ तो ये एग्जाम्पल भी देती हूँ। करण जहाँ पे पैदा हुए थे वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, बट उनको वी ऑल नो कि उनको जन्म देते ही उनकी माँ को उन्हें त्यागना पड़ा। अब ये ट्रैक्स बैक टू सन कार्मिक रजिस्ट्री। कैसे कि अगर हम कुंती जो उनकी माँ है उनकी भी कहानी देखें,
वो भी अडॉप्टेड थी एंड उनको भी मतलब उनको भी एक प्रॉमिस के हिसाब से किसी और को दे दिया गया था, इवन दो वो भी रॉयल फैमिली थी. सो एज अ किड जब उनको एक बहुत अच्छा वरदान मिला एक ऋषि से, तो उन्होंने ये टेस्ट करने के हिसाब से सूर्यदेव से अपना ये टेस्ट कर लिया, जिनकी वजह से ये करण आ गए. अब करण के आगे चल के स्टोरी देखोगे तो ही ऑलवेज न्यू कि यार मेरे में कुछ तो स्पेशल है. आई एम मोर स्किल्ड देन द इन्वायरमेंट दैट आई एम बॉर्न इनटू. जो उनको लगता था कि वो इन्वायरमेंट में वो एक सारथी के यहाँ पैदा हुए हैं, एंड जिसकी वजह से वो हर जगह अपनी आइडेंटिटी के लिए पहुंच जाते थे ढूंढने के लिए ना. उनका एंड में जाके क्या हुआ, जिसने भी उन्हें वैलिडेशन दे दी विच इज दुर्योधन, वो उनसे अटैच हो गए. और सन कार्मिक रजिस्ट्री के साथ ये होता है कि उनको वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो कुछ हैं बट इंटरनल एक आइडेंटिटी क्राइसिस चलता रहता है. एंड फिर जो भी उनको आके वैलिडेट करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो उससे ऐसे अटैच, उतने लॉयल हो जाते हैं कि वो एक्चुअली एंड में उन्हीं के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है. सो ये करण की स्टोरी से ये बहुत ब्यूटीफुली हमें देखने को मिला है कि हाउ द रॉन्ग कंपनी but giving you validation could be counterproductive for you. Right. And DNA एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी क्या कुंभ, मीन, सिंह राशि ये सब ही राशियां होती हैं या कुछ अलग टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं? इनफैक्ट एक बहुत बड़ी मिथ है, बस्ट कर दूं? हाँ कर दो. जो मैं डेफिनेटली बस्ट करना चाहती हूँ कि वी आर ओनली वन राशि, कि हम एक जोडियाक साइन है, कोई एक एक्वेरियस है, कोई एक पाइसिस है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा. आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लो, there is no one राशि which is affecting you at any point in time. Usually एक मेरे ख्याल से बहुत टाइम पहले एक बुक निकली थी जिसकी, आई एम नॉट नेमिंग द पर्सन, वेरी established respectable person, बट क्योंकि मासेस में जानी थी तो शायद उन्होंने वो फोकस कर दिया कि वी आर वन जोडियाक, कि अगर आप एक्वेरियस हो तो आपकी ये टेंडेंसीज हैं, और अगर आप पाइसिस हो, अगर आप कैंसेरियन हो तो आपकी ये टेंडेंसीज हैं. हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 12 राशियां होती हैं, एंड उन 12 राशियों में हमारे ग्रहास बैठे होते हैं, उन 12 राशियों में हमारे नक्षत्रास होते हैं. सो ग्रह वर्ड कहाँ से आ रहा है? ग्रह वर्ड आ रहा है फ्रॉम द वर्ड ग्रहण. अब ग्रहण मैं मोटा मोटा आपको समझाती हूँ. जैसे हमारे पास हमारे पूरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ठीक है. अब उस इलेक्ट्रिसिटी को कुछ एक हमारे घर में इक्विपमेंट लगा है जो हार्नेस करके हमारे घर में ला रही है, राइट. सो ग्रह इज दैट इक्विपमेंट. ओके. कि जो पूरी उसमें एनर्जी जा रही है, उस ग्रह के थ्रू जिस राशि में वो बैठे हैं और जिस हाउस में वो बैठे हैं, वो उसका इफेक्ट हमारे को दे रही है. अच्छा. ओके. एंड दैट इज हाउ यूनिक वी ऑल इंडिविजुअल्स आर. यू एंड आई आर नॉट सेम. राइट. चाहे हम सेम डेट ऑफ बर्थ पे भी पैदा हुए हो, बट फिर भी यू एंड आई आर नॉट सेम. अच्छा. तो वो जो टीवी पे हर न्यूज़ चैनल पे एक पंडित जी आ जाते हैं और बोलते हैं मीन राशि कल आपका दिन ऐसा रहेगा, वो सबके लिए नहीं है. एंड इट ऑल्सो आई थिंक प्लेज विद द माइंड, राइट. उन्होंने बोल दिया कल का दिन बहुत बेकार है, तो जेन्युइनली हम उसी माइंडसेट से उठेंगे और वो दिन बेकार ही होगा, एंड वी बिलीव इट्स राइट. इज दैट करेक्ट? आई मीन आप सोचिए खुद कि 8 बिलियन लोग होते हैं इस वर्ल्ड में, एंड एवरी डे द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. सो 8 बिलियन में से क्या पॉसिबिलिटी है? 1/12 पॉसिबिलिटी है कि कंसेरियंस होंगे. कितनी ही पॉपुलेशन, सो वो सारी पॉपुलेशन एक जैसी होगी? इट इज नॉट पॉसिबल. सो इनफैक्ट मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज understand how unique you are. Human behavior is complex. You are also complex. If you let go of your uniqueness, you're basically अपनी जो आपकी qualities हैं, आपके जो strengths हैं, आप उसको let go कर रहे हो. I am like the person next door. आप ये कह रहे हो मेरे में कुछ स्पेशल है ही नहीं, मैं तो कॉमन हूँ. पर मैं आपको बताना चाहती हूँ आप बिल्कुल कॉमन नहीं हो. यू आर नॉट लाइक द पर्सन नेक्स्ट डोर. ज़रूरी नहीं है कि अगर एक कंसेरियन की लाइफ में कुछ चल रहा हो वो ही एग्जैक्ट आपकी लाइफ में चलेगा. आप अलग हैं, आप स्पेशल हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम सो हैप्पी कि एक एस्ट्रोलॉजर के मुंह से ये सुनने को मिल रहा है. वरना जेनरिक आ जाते हैं और डर भी लगने लग जाता है, राइट, कि 2025 कुंभ राशि के लिए बहुत खतरनाक है. एंड आई पर्सनली गॉट स्कैर्ड. ओह गॉड. ओके. बट मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी वाज नेवर अबाउट फियर साइकोसिस, राइट. एंड वो आज की डेट में बन गया. आई डोंट नो, आई मीन इवन दो आई नो कि द रीज़न इज़ कि
fear बिकता है, हाँ right? And quirkiness बिकती है. Hmm. But the fact is कि that's not how astrology was ever supposed to be, जिसकी वजह से आज जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी लोग एक डाउट की तरफ से देखते हैं, Correct. राइट? उनको भी ऐसे देखते हैं कि हाँ एस्ट्रोलॉजर, यू नो, ऐसे ही तो आप क्या बता दोगे. मेरे पास खुद कई बार ऐसी रील्स आती हैं जहाँ पे लोग बहुत वियर्ड चीज़ें बोल रहे होते हैं और आप ये करते हैं, आप ये हैं, ऐसे करते हैं. And it's pretty disheartening because this was supposed to be, and this is still a very noble profession. Yeah. It is supposed to help. Help. Yeah. It is not supposed to make you feel fearful. Correct. Absolutely. And Neha, I think brilliant जा रहा है, ये किसी भी normal astrology podcast जैसा नहीं है. But I also want to touch upon a term that you just mentioned. मुझे नहीं पता पहले सबने सुना कि नहीं, but आपने बोला है कि आप एक trauma informed coach हैं. What is that? So trauma informed coaching is कि हम जो भी आज बने हैं, कि ये हमारा जो बिहेवियर है, जो कि हमने बोल दिया कि हम ऐसे ही हैं. जैसे मैं, आई एम अ फॉर्मर शाई पर्सन, तो मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी. अब उसको जब मैंने ट्रैक बैक किया, मैंने ये रियलाइज़ किया कि भैया व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मेरी बहुत बुलिंग हुई थी, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को क्लोज कर लिया, जिसकी वजह से ग्रुप्स के अंदर जाने में मुझे प्रॉब्लम होती थी बिकॉज लाइफ्स ओनली पर्पस इज़ टू सर्वाइव. उसको ये चाहिए कि मैं अपने इंसान को कैसे बचा के रखूँ, ये अपने आप को कैसे बचा के रखे. उसके आसपास हम एक अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं, जिसके हिसाब से मैंने ये पर्सनालिटी बना ली थी कि आई एम एन इंट्रोवर्ट. मुझे ग्रुप्स में जाके एंग्जाइटी और ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स होते थे. बट मुझे ये भी लगता था कि नेहा तू टैलेंटेड तो है, there is a lot that you have to share. अब ऐसे अगर अपने आप को बचा के रखेगी, so how will you be able to share it to the world? Like just to come here and speak at a forum like this was a huge trouble for me. मेरे words ही नहीं बनते थे. Even though I knew what I wanted to say, तब भी they would never come out of my mouth because anxiety would take over me. That was my trauma. So if I am working with somebody like me, I cannot tell me that you're an introvert, you will never be able to get out in the public and do what you want to do, which is that you want your work to reach out to people because it's making a difference in the world. But if I use a particular language that, hey honey, and I create a safe space for me that, hey honey, this is where your introversion is coming from and let's work on it. Let's work on the emotional charge that you carry from the time you were made to believe that you're not worth it, that you are less, that you were bullied. So, how do you recognize that trauma? So there are patterns and that is catched by the way a person is expressing themselves. Okay. As I just gave you an example, I used to say I'm introvert. Nobody is a particular thing. Everybody becomes something because life only wants them to survive. Right. So we catch those words and then we create a safe space for the person to converse about it, that where is it coming from. There are specific questions that we will ask, which will not intimidate the person, which will keep the person safe from the point of view of that because they know their story best. अब मेरा trauma था bullying, किसी और का कुछ और हो सकता है. Sometimes जैसे there was this client that I was working with, उसका problem ये नहीं था कि वो bully बाहर हुआ था, वो घर के अंदर हुए थे cousins वगैरह के साथ, because this one was the youngest child. So उनकी story, which is what I just said a while back, that we all are unique. So हमारे symptoms शायद same हो, जैसे मैं भी introvert हूँ, वो भी introvert हो, but उनका reason अलग हो, मेरा reason अलग हो. अच्छा, तो एक trauma informed coach और एक psychiatrist में क्या difference है? So psychiatrist is more about getting educated from the point of view of, like उनका जो stream of education होता है वो अलग होता है. मेरा stream of education है coaching की तरफ. Okay. Right? So a lot of labels which a psychiatrist may put or no, I am not doing that. Mine is more about decoding the patterns. Where are they coming from? In fact, I do intergenerational healing also, which is again another point of discussion. And where are they coming from? And then my work would be somatic work, which is body work. It will be healing statement work, things which we did not say at the time we were supposed to, because we did not have an expression for, हमें पता ही नहीं था हमें क्या कहना है. हमने उस वक्त नहीं कहा. तो अब मैं आपसे थोड़ा सा visualization, थोड़ा सा regression में जाके वो कहलवाऊंगी. And वो आपका जो emotional पुल होता है या इमोशनल चार्ज होता है उसकी तरफ, वो थोड़ा रिलीज करेगा, एक ईज देगा आपकी बॉडी में. Okay.
जिसकी वजह से आई मीन यू नो जस्ट द काइंड ऑफ वर्क दैट आई डिड विद माई सेल्फ, Yeah. मैं आज जब बाहर जाती हूँ बोलती हूँ तो मे बी बिगिनिंग में मेरे को थोड़ी नर्वसनेस हो, Hmm. बट फिर मोटा मोटा हो ही जाता है. Okay. You know, I'm able to put myself out there. Right. And then, of course, the effects depend from person to person and situation to situation. Right. कितना intense है वो. Also, trauma and wound में कई बार लोग confuse हो Confuse जाते होते हैं. So, trauma is छोटी छोटी चीज़ें भी हो जाती हैं, you know, किसी ने कुछ कह दिया, उस वक्त वो इफेक्ट नहीं हुआ, बट उसका बाद में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो घर कर इफेक्ट गई. वो घर कर गया. So that's trauma. Yeah. और wound? So wound is also like trauma, and wound in these ways can be like wound कई लोग physical में ले जाते हैं हाँ, correct. कि कट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर यू नो ट्रिगर वार्निंग, सर्जरी हुई थी, उसमें उसमें बहुत डीप कुछ चला गया एंड उसी से फिर सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद मैं ठीक ही नहीं हुआ या मैं ठीक ही नहीं हुई, यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स फिजिकल में लोग वुंड को ले जाते हैं. Okay. So, coming back to astrology part, right? नेहा, अब आपने तो पहले बोल दिया कि कोई भी सेम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी हो सकती है, राइट? तो कंसिडरिंग जो आपके 8 ग्रह हैं जिनको आप रीड करते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा किसी तरह से बिहेव कर रहा है या कुछ पर्टिकुलर टाइप की परेशानी आ रही है, तो उनका मे बी सन उन्हें परेशान कर रहा है या वो दिक्कत दे रहा है, एंड उसके रेमेडीज कुछ ऐसा जेनेरिक फिर भी डीएनए एस्ट्रोलॉजी में है? सो एक तो ये मैं एक मिथ यहाँ पे बिफोर आंसरिंग ये ब्रेक करना चाहूँगी कि हमारे को ग्रह परेशान कर रहे हैं. ग्रह हमें परेशान नहीं करते हैं. ग्रह जो कर रहे हैं, मतलब जो वो वहाँ पर हैं वो हैं. अगेन गोइंग बैक टू कि मैंने डीएनए एस्ट्रोलॉजी में क्यों किया, मैं यही जानना चाहती थी कि भाई यहाँ पे मिले क्यों हैं. मैंने ऐसा व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट माई सेल्फ एंड देयरफॉर करेक्ट इट in this life so that I'm not repeating the same pattern. Right. मैं same behavior अपना repeat नहीं कर रही. So ग्रह हमारे मित्र हैं, they are our friends. वो हमारे को हमारे बारे में कुछ कुछ बताते हैं. अच्छा. The right person will tell you that. They will not tell you शनि आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे या फिर आज तक मैंने तो यही सुना है कि ओहो केतु तो बहुत तंग कर रहा है आपको, तो केतु तो आपका दुश्मन है. तो हमने जेन्युइनली वही सुना है बचपन से लेकर अब तक, राइट? इंक्लूडिंग मी. तभी तो मैं यहाँ पे, तभी तो मैं इस चीज में पड़ी. मुझे सीरियसली मुझे लगा नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने ऐसा क्या कर दिया इनका. सही बात है. सही बात है. तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं. सो फर्स्ट पार्ट आपने मिथ ब्रेक कर दिया कि वो सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, दे हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर अस. द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि क्या हमें पता चल सकता है, डेफिनेटली हमें फॉर श्योर पता चल सकता है. अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं तब भी आपको एक इंसान के बिहेवियर से पता चल सकता है कि मे बी दिस इज वेयर दिस कार्मिक रजिस्ट्री इज कमिंग फ्रॉम एंड इसके बारे में इन्हें ये करना चाहिए. ओके, ब्रिलियंट. सो आई थिंक मैं आज थोड़ा सा अपने पॉडकास्ट का पैटर्न चेंज करूँगी, ठीक है? यूजुअली मैं मिथ्स एंड फैक्ट्स करती हूँ. आज मैं मिथ्स एंड फैक्ट्स नहीं करूँगी नेहा, बिकॉज आप यहाँ हैं एंड मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बेनिफिट तो मिल जाए, इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग यू व्हाइल दे मस्ट और दे शुड. हम एक रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? एंड इस रैपिड फायर में मैं आपके सारे 8 प्लैनेट्स के एक एक करके नाम लूँगी. आप वो सिम्टम बताइएगा एंड उसके साथ एक क्विक रेमेडी, ठीक है, जो इमीडिएट थोड़ा सा हेल्प कर देंगी हमारे व्यूअर्स को. सो आर यू रेडी फॉर दैट? 100%. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद सूर्य. सो सूर्य देव का एक सिम्टम ये होता है कि अगर आपकी अथॉरिटी रिलेटेड फिगर्स से आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपका बॉस आपकी जान खा जाता है, पूरे ऑफिस में सिर्फ आपको आपके बॉस से प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी सूर्य से रिलेटेड कंसर्न हो. एंड उसकी एक रेमेडी ये है कि अपने फादर, बिकॉज फादर इज़ द फर्स्ट अथॉरिटी इन आवर लाइफ, उनका नाम लेके आप अपने मन में ये सोचिए कि एक पोस्चर होता है, अपने नमस्कार का शेप लेके जस्ट बाउ डाउन टू हिम. अपने माइंड में सोचिए कि आप उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, और अगर वो फिजिकली आपके पास हैं और आप उनके साथ ले सकते हैं तो आप वो भी कर लीजिए. अदरवाइज ये विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो गुड इनफ. एवरी डे कीजिए एंड लेट मी नो द इफेक्ट. ओह वाओ. चंद्रमा, अगर आपको लगता है कि लोगों ने भी आपको बोला और आप अपने इमोशंस से बहुत हताश हैं और इमोशनली आपको लगता है कि यार आई विश आई वाज मोर प्रैक्टिकल, तो हो सकता है आपको मून रिलेटेड इश्यूज हो, बहुत अप्स एंड डाउन्स हो लाइफ में और आपको लगे कि
यार मैं ना एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकती या कर सकता, मुझे तो ट्रैवल करते रहना चाहिए, आपका वो ड्रीम जॉब है कि जहाँ पे आपको ट्रैवलिंग का मिल जाए, सो मून रिलेटेड आपको कार्मिक रजिस्ट्री रह सकती है। इसका रेमेडी इनफैक्ट मैंने प्रॉब्लम में ही बोल दी कि आप एक डेली वॉक के लिए जाइए, अगर या तो ट्रैवल कर लीजिए, गेट इनटू अ जॉब जो ट्रैवलिंग जॉब हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अदरवाइज यू नो जस्ट गो फॉर डेली वॉक्स एंड वॉक पे जाते हुए आप क्लीम 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 ये मंत्रा कहिए एंड दिस विल हेल्प यू इन योर मून रिलेटेड कंसर्न्स। मंगल देव जो हैं वो अगर आपके सपोर्ट सिस्टम आपको लगता है नहीं है, कि जब आप आवाज़ लगाओ और आपके पास 4 लोग खड़े नहीं होते हैं, वो सपोर्ट नहीं है आपके पास, तो मंगल से रिलेटेड कंसर्न आ सकता है। मंगल इन एस्ट्रोलॉजी लुक्स टुवर्ड्स हमारे जो भाई बहन होते हैं। सो लीनेज में ये कई बार देखा गया है कि जिनका भाई बहन से रिलेटेड प्रॉपर्टी इश्यूज रहते हैं उनका मंगल काफ़ी वीक होता है। सो वन ऑफ द रेमेडीज इज ऑल्सो, एक तो यही है कि हनुमान जी की आप पूजा करें रोज़, बिकॉज हनुमान जी वॉज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ राम जी, तो उनकी अगर आप कहानी ही पढ़ लेंगे और उससे समझ लेंगे तो काफ़ी हद तक मंगल आपका रिजॉल्व हो जाएगा। बुध इज मर्करी, मर्करी हमारे इंटेलेक्ट की तरफ देखता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सिली मिस्टेक्स करता हूँ या करती हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स कभी भी थोड़ी एब्सेंट माइंडेडनेस है, डॉक्यूमेंट्स कहीं पे भी खो जाते हैं, जब जो मुझे बोलना है तब नहीं बोलती हूँ, मैं बाद में बोलता या बोलती हूँ, तो मंगल से रिलेटेड कंसर्न हो सकते हैं। एंड मंगल जो होता है वो वाक सिद्धि की तरफ देखता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप जाप करेंगे, ये हो गया यू नो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। बट अगर आप वो जो होती हैं थ्रोट चक्रा रिलेटेड आप थोड़ी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका जो मंगल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इम्प्रूव हो सकता है। शुक्र इनफैक्ट ये बहुत लोगों को मैंने सुना है शादी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बट वन ऑफ द क्लासिक थिंग्स व्हिच आई हैव सीन इन डीएनए एस्ट्रोलॉजी इज कि उनके पास सब, बाहर वाले देखने को लगता है कि उनके पास सब कुछ है, घर है, जॉब है, सुंदर दिखते हैं, सब कुछ है, बट उनको लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वो रस नहीं होता लाइफ में। सो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर रसगुल्ले में रस ना हो तो हम इंजॉय नहीं कर पाते रसगुल्ले को, तो थोड़ी वैसी सी लाइफ होती है कि देयर इज नो प्लेजर इन लाइफ ऑफ अ वीनस पर्सन। तो इसकी एक रेमेडी ये होती है कि व्हेन इट कम्स टू विमेन इन लाइफ, उनके बारे में कभी भी गॉसिप ना करो, उनके बारे में कभी गलत मत बोलो। इनफैक्ट अगर किसी विमेन को आप यू नो इफ यू कुड ऐड वैल्यू टू हर इमेज, टू हर रेपुटेशन, तो वो डेफिनेटली करो एंड दैट विल इम्प्रूव योर वीनस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जुपिटर इज आवर गुरु, टीचर्स। जुपिटर का ना एक्चुअली मैंने ये देखा है कि वो एक उनमें एक इनहेरेंट ये चीज़ होती है कि कोई एक बड़ी चीज़ होगी तभी मेरी लाइफ सुधरेगी। कोई ये जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है अभी दैट्स नॉट इनफ, आई नीड टू नो मोर, आई नीड टू डू मोर। दीज आर क्लासिक पीपल जिनके पास बहुत क्वालिफिकेशंस होंगी, वो पीएचडी भी होंगे, वो एमए भी होंगे और 10-20 क्वालिफिकेशंस होंगी, बट दीज आर ऑल्सो द पीपल जो बहुत सारे कोर्सेज ले लेंगे बिकॉज एक इनहेरेंट नेचर जिसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस भी होते हैं। बट वो जो कोर्सेज होते हैं इनबॉक्सेस में या फिर वो कभी दे नेवर फिनिश इट, एंड सेकेंडली वो कोर्सेज का वो यूज नहीं कर पाते हैं बिकॉज इट्स जस्ट लाइक एन इंटरनल लैक दैट दे आर फुलफिलिंग। एज सच इट्स नॉट लाइक दे डोंट नो इनफ, बट एक इंटरनल लैक है। सो इसकी एक रेमेडी मेरी ये रहेगी कि अगर आप किसी एक टीचर को पकड़ रहे हैं तो उसी के साथ रहिए। ऐसा आपके लिए ऐसा कोई किसी और टीचर के पास जवाब नहीं है जो वो दे सकते हैं। एक्चुअली आपका मेन काम है अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन, अपनी इंटरनल भूख को कम करना। इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू मल्टीपल टीचर्स और कंसल्टेंट्स। ओके। शनि, सो शनिदेव जिनसे सब डरते हैं, विच आई डोंट नो व्हाई, बट शनिदेव जो होते हैं अगर आप सोलर सिस्टम में भी देखोगे, ही इज द फर्देस्ट प्लैनेट एज पर व्हाट आईज कैन सी। सो जिसकी वजह से उनका ऑर्बिट भी बड़ा है और वो स्लो मूविंग प्लैनेट भी हैं। सो शनिदेव के कंसर्न्स लाइफ में ऐसे आते हैं कि इंसान बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है, बहुत लेजी हो जाता है। जिनका अच्छा शनि होता है वो स्लोनेस में बिलीव करते हैं, वो क्वालिटी में बिलीव करते हैं। बट जिनका शनि काउंटर प्रोडक्टिव, जिनकी लाइफ में उनका कार्मिक रजिस्ट्री होता है, वो इस स्लोनेस से एकदम घबरा जाते हैं कि आई एम वर्थ नथिंग बिकॉज मेरी लाइफ यहाँ पे और सामने वाले की तो फर्राटे से चल रही है। राइट। सो शनि देव की ये रेमेडी है स्लो वॉक। या स्लो वॉक में क्या होता है कि जब आप बाहर जाएंगे ऐसी देखेंगे जो आपने देखी है, एंड
change your perspective. कंसिस्टेंसी रहेगी, सेम टाइम पे जाएं, चाहे वो सुबह बेटर है बिकॉज ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, चाहे वो सुबह जाएं बट या शाम को जाए बट बेटर सुबह है. राइट. एंड शनि का थोड़ा ये भी होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, सो आप सुबह जाएं तो बेस्ट ही है. और बेयरफुट वॉक करें गार्डन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कंसिस्टेंसी शनिदेव का मेन मंत्र है. कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करें, एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व्ड. वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही अलग तरीके की रेमेडीज मिल रही हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राहुदेव इज अनदर सच ग्रह है जिसके लिए लोग डरा देते हैं, काल सर्प ये वो. एंड एक्चुअली राहु एक इल्यूजनरी ग्रह है, वो है नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक अ फिजिकल मास इन द सोलर सिस्टम. वो बनते हैं थ्रू द इंटरप्ले ऑफ मून एंड सन, राइट. सो वो एक तरीके से मून से भी रिलेटेड है. सो राहु देव की जब कार्मिक रजिस्ट्री होती है, एक इंटरनल इंसैशिएशन होती है कि मेरे पास जो है वो इनफ नहीं है. नॉट जस्ट ज्ञान बट कुछ भी जो है मेरे पास वो इनफ नहीं है. राहु देव की जिनकी कार्मिक रजिस्ट्री होती है उनको डीएनए एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं बहुत मैसिव एंसेस्ट्रल नेगेटिव कर्मा है, विच मीन्स कि उन्होंने अपनी एंसेस्ट्री को ठीक से एक्नॉलेज नहीं किया है. कोई ऐसा अनसीन, अनस्पोकन अबाउट, अनहर्ड ऑफ एंसेस्टर है जो नहीं, जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिली है. अच्छा. राहुदेव की कार्मिक रजिस्ट्री में, जिसकी वजह से जो हमारे ऊपर पीड़ा आती है वो भी आउट ऑफ नोवेयर आ जाती है. अच्छा. वी कैन नॉट प्रीएम्प्ट इट. वो हो गया, मतलब ये वाले इंसान यूजुअली ऐसे कहेंगे, यार मैं तो नॉर्मली जा ही रही थी रास्ते से, पता नहीं कहाँ से ऊपर से कुछ गिर गया, मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए और मैं पॉडकास्ट में नहीं आ पाई. ओके. यू नो, सो आउट ऑफ नोवेयर थिंग्स आर हैपनिंग. ओके. तो इसकी एक कार्मिक रजिस्ट्री है दैट एक तो ऑफ कोर्स अपना जो एंड दिस इज़ मी ऑल्सो टेलिंग यू एज अ ट्रॉमा इन्फॉर्म कोच कि वही जो मैंने बिगिनिंग में पोस्चर बताया था कि फोल्डेड हैंड, नीचे झुकिए थोड़ा, अपने पीछे अपनी सारी एंसेस्ट्री को विजुअलाइज कीजिए. माइंड इज़ इनफ फॉर दैट बिकॉज ये भी अनसीन ही है. माइंड में जो आप थॉट कर रहे हैं वो भी अनसीन ही है. राहु की रेमेडी भी अनसीन ही है. और बाउ डाउन कीजिए कि जिसको भी हमने इंक्लूड नहीं किया है, we are sorry, you are a part of our family tree. Okay. Awesome. I really loved this part of the podcast and I think बहुत लोग इसको कर भी पाएंगे, राइट? वॉक के लिए जाना प्रैक्टिकल है. एंड ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लग रहा है कि लास्ट के 4 तो मैं अपने से ही रिलेट कर पा रही थी. बट आई थिंक आज की लाइफ में वो स्लोनेस या वो फीलिंग ऑफ मिसिंग यूजुअली सब में है, बट वो कितनी रियल है वो जानना बहुत ज़रूरी है. समवेयर यू नीड टू काइंड ऑफ थिंक थ्रू कि क्या जेन्युइनली मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है या मैं सामने वाले को देख के फील कर रही हूँ या कर इन रहा हूँ. कंपैरिजन टू समबडी. एग्जैक्टली, बिकॉज वो बहुत है. एंड सोशल मीडिया आई थिंक इज द बिगेस्ट डेविल एंड यू नो सपोर्टर ऑल्सो इन टूडेज वर्ल्ड. बट डेविल तो है ही, क्योंकि वो इतना विजुअलाइज करा देता है जो आपकी अपनी लाइफ है, आप उसे नहीं देख पाते. बट doing these remedies might also help, definitely. And I think it's a very, very interesting podcast for today. And it will definitely help you all. अगर आपको लगता है कि कोई आपके नोन में, आप खुद किसी ऐसे ट्रॉमा से डील कर रहे हैं या आपको ज़रूरत है एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा और आगे जाकर जानने की कि मेरे साथ ही क्यों या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और वो क्यूरियोसिटी है, देन DNA एस्ट्रोलॉजी probably is your answer. Thank you so much for listening to our podcast and it was a pleasure having you on the show. I think I totally enjoyed coming here speaking about this subject which is so close to my heart, and I wish it was able to make some difference, some change to your viewers. Absolutely. Thank you so much.